हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूँ AK। आप देख रहे हैं AK स्टडी 365। फ्रेंड, ये वीडियो साइंस का है जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में। रेलवे NTPC हो या ग्रुप डी हो या स्टाफ सिलेक्शन, हर पूछे जाते हैं साइंस के क्वेश्चन। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी पार्ट नंबर 1 की, वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यह पार्ट नंबर 2 वीडियो है। चलो आगे देखते हैं। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के किस परत में सबसे भारी और उच्चतम घनत्व वाले खनिज होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए केंद्रीय कोर, ऑप्शन बी ऊपरी क्रस्ट, ऑप्शन सी मेटल, ऑप्शन डी बी सी यानी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय कोर। केंद्रीय कोर में सबसे भारी और उच्चतम घनत्व वाले खनिज होने की संभावना होती है। तो फ्रेंड, यह पृथ्वी की संरचना है, आंतरिक संरचना। ये देखो, लिथोस्फीयर रहता है, क्रस्ट एंड प्लस अपर मेंटल रहता है। इस बार हम रहते हैं लिथोस्फीयर में। क्रस्ट 0 से 100 किलोमीटर तक ठीक रहता है। इसके बाद आता है मेंटल आता है। सेकंड नंबर पे आता है आउटर कोर, इनर कोर। इसके बारे में बताइए। ये पीला पीला वाला सॉलिड स्टेट में रहता है। इसी में ही उच्चतम घनत्व वाले खनिज होने की संभावना होती है इस केंद्रीय कोर में, ये पीले वाले में। इसे कहते हैं मेंटल और कोर। ये दो भागों में बटा है लिथोस्फीयर। और इसकी लंबाई देखो 2900 किलोमीटर मेंटल रहता है और 5100 किलोमीटर आउटर कोर रहता है। ये देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ऑस्ट्रेलिया के भूगोल शास्त्री स्वेज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा है। पहला वाला है सियाल। इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम अधिकतम में पाए जाते हैं। इस परत की चट्टानों में अम्लीयता अधिक होती है। 2 नंबर पे आता है सीमा। इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकतम होती है। इस परत में चट्टानों में बेसाल्ट और ग्रेबो की अधिकता रहती है। 3 नंबर पे आता है नीफे। इस परत में निकेल और आयरन होता है। इसी परत के कारण पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक पावर होती है। तो फ्रेंड, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, केंद्रीय कोर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो या अधिक फसलें किंतु निश्चित कतार से पद्धति से उगाना कहते हैं। ऑप्शन ए अंतर फसलीकरण, ऑप्शन बी फसल परिवर्तन, ऑप्शन सी मिश्रित कृषि, ऑप्शन डी मिश्रित फसल। ऑप्शन इज करेक्ट, अंत फसलीकरण। ये देखो, दो या अधिक फसलें, इसे अंत फसलीकरण कहते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखो अंत फसलीकरण कहते हैं। मिश्रित खेती और अंत फसली मिश्रित की तुलना, मिश्रित खेती और अंत फसलीकरण की तुलना में देखिए, मिश्रित खेती में आता है फसल असफलता को कम करना, इसका उद्देश्य है। अंत फसलीकरण में आता है प्रति इकाई क्षेत्र में पैदावार बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। सेकंड नंबर पे आता है दो फसलों के बीज बोने से पहले मिला दिया जाता है। और अंत फसलीकरण में आता है बीज मिलाए नहीं जाते। 3 नंबर पे आता है पत्तियां नहीं मिलाई जाती मिश्रित खेती में। और अंत फसलीकरण में क्या आता है, पत्तियां बनाई जाती है या निर्दिष्ट पैटर्न प्रयोग किया जाता है। मिश्रित खेती में फसल विशेष में उर्वरक लगाना कठिन है। अंत फसलीकरण में उर्वरक आवश्यकता अनुसार भक्ति में लगाया जाता है। मिश्रित खेती में कीटनाशक का स्प्रे फसल विशेष के लिए कठिन है। अंत फसलीकरण में कीटनाशक का स्प्रे फसल विशेष के लिए किया जा सकता है। फसलें अलग काटना व बिना संभव नहीं है। अंत फसलीकरण में आता है फसलों की कटाई व बिनाई अलग अलग संभव है। 7 नंबर में आता है फसलों की अलग अलग बिक्री असंभव है। अंत फसलीकरण में आता है प्रत्येक फसल की बिक्री अलग अलग होती है। तो फ्रेंड, दो या अधिक फसलें किंतु निश्चित कतार से पद्धति उगाने को अंतर फसलन करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, गोबर गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी क्लोरीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। ये देखो गोबर गैस के बारे में,
गोबर गैस क्या है, इसका मुख्य घटक हाइड्रोकार्बन है जो ज्वलनशील और जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा मिलती है। बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदल जाता है। क्योंकि इसी उपयोग का गैस का उपयोग जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा होता है, इसलिए इसे जैविक गैस बायोगैस कहते हैं। मीथेन इस गैस का मुख्य घटक है। ये देखो बायोगैस क्या है और उसका उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, देखो बायो फर्टिलाइजर, एक्सप्रेशन चैम्बर है, डाइजेस्टर है, गैस होल्डर है और मिक्सिंग चैम्बर है। गैस से इधर इस हाउस में चली जाती है गैस। देख सकते हैं आप बायोगैस कैसे तैयार होता है। तो मीथेन के उपयोग, यूज ऑफ मीथेन। मीथेन का उपयोग घरों या उद्योगों में गैसीय ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह जलने में बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। सेकंड नंबर, आजकल इसका व्यापक रूप से उपयोग स्वयंचलित वाहनों में विशेषकर बसों, कारों और ऑटो रिक्शाओं में चलाने के लिए किया जाता है। 3 नंबर में ये काजल यानी काजल कार्बन बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। 4 नंबर, मीथेन का उपयोग बहुत बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बनाने में किया जाता है जिनका उपयोग घरेलू या उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उड़ते हुए वायुयान में होता है क्या? ऑप्शन ए केवल स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी केवल गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्थितिज और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट एंड मोशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। सेकंड नंबर पे द रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विथ स्पीड v इज इक्वल टू काइनेटिक इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर है। और पोटेंशियल एनर्जी का द रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी g एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हेल एट हाइट h अबाउट अबव ग्राउंड इज। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। m यानी मास है, g यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन है और h यानी हाइट है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे है, शरीर के कुछ अद्भुत तथ्य। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार पर मिनट में धड़कता है। मनुष्य खोपड़ी में हड्डियाँ होती है, कितनी होती है हड्डियाँ? 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है, सेम क्वेश्चन, 72 मिनट पर मिनट। मनुष्य का स्वस्थ मनुष्य की दर क्या है? श्वसन की दर 16 से लेकर 18 बार है। मस्तिष्क का वजन क्या रहता है? मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। रुक्क किडनी का वजन क्या रहता है? रुक्क यानी किडनी का वजन है 150 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांग में रहती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, ये कान में रहती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत रहती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामल का। शरीर का सबसे बड़ा कठोर तत्व है एनामल, ये दांतों में रहता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या है? 120 से 80 मिलीमीटर। मानव शरीर में जल की मात्रा क्या रहती है? 65 से लेकर 80 तक, 80%। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम में, इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन जी जिनॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेडॉन। रेडॉन ही परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में उपयोग की जाती है। ये देखो ये सब अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस बोलते हैं उसको, नोबल गैस।
इन गैसों को कहते हैं जो साधारण रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते और सदा मुक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन सम्मिलित है। इनमें से रेडॉन रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रियता है। समस्त अक्रिय गैसें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। आप देख सकते हैं गैस और उसके यूज। हीलियम गैस का यूज क्या होता है? इट इज़ लाइटर दैन एयर। यह हवा से हल्की होती है और यूज टू बलून फिल करने के लिए। एंड एयरशिप इट इज डज नॉट कैच फायर, यानी बलून में इसका यूज़ होता है और एयरशिप में यूज़ होता है। ये आग को पकड़ते नहीं जल्दी। एर्गॉन है एज ए पिलर इन अ लाइट बल्ब। लाइट बल्ब में इसका उपयोग होता है पिलर से, एज ए पिलर से। प्रोटेक्ट मेटल डेट आर बीइंग वेल्डेड। थर्ड नंबर पे नियॉन एडवर्टाइजिंग साइंस ग्लो रेड बट कलर कैन बी चेंज इफ मिक्स विथ अदर गैसेस। एडवर्टाइज लाइट में यूज़ करते हैं, ग्लो रेड लाइट में इसका यूज़ करते हैं। 4 नंबर पे क्रिप्टॉन है, लेजर लाइट में इसका यूज़ करते हैं, आई सर्जरी, कार हेडलाइट में यूज़ होता है इसका। और जिन्होंने गिव अ लाइट सिमिलर टू डे लाइट बट यह ब्लू थिंग, कार हेडलाइट में यूज़ होता है, लाइट हाउस में यूज़ होता है, ऑपरेटिंग रूम में इसका यूज होता है। आप देख सकते हैं हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, जबड़ा बंदी अर्थात मुंह खोलने में कठिनाई का लक्षण है। ऑप्शन ए प्लेग, ऑप्शन सी टिटेनस, ऑप्शन बी टिटेनस, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टिटेनस। आप देख सकते हैं टिटेनस जबड़ा खोलने या मुंहबंदी में ऐसे बीमारी हो रहती है, तंत्र की भी रिकामा हो जाता है। ये देखो, देख सकते हैं आप। टिटेनस को लॉकजॉ के रूप में भी जाना जाता है। यह एक गंभीर बीमारी चिकित्सा स्थिति में है जो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण होती है। यह बैक्टीरिया शरीर में एक विषाक्त पदार्थ पैदा करता है जो रोगी को तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क को, ब्रेन को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों में कठोरता होती है। यदि इस बैक्टीरिया के बीजाणु को घाव में जमा किया जाता है तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानू बैक्टीरिया का नया न्यूरोटॉक्सिन मांसपेशियां गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला नसों से रक्त करता है। टिटेनस एक संक्रमण है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो गंभीर दर्द, सांस लेने में कठिनाई होती है और रोगों को स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। यद्यपि टिटेनस का ठीक करने के लिए कई उपचार है, इसके उपचार है। ये देख सकते हैं आप टिटेनस। क्वेश्चन नंबर 7, मिठाइयों को सजाने के लिए किस धातु की पतली परत का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी जस्ता का, ऑप्शन डी तांबा का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चांदी का। चांदी का उपयोग मिठाई को सजाने के लिए धातु की पतली परत के लिए करते हैं। ये देखो चांदी का वर्क है, सिर्फ वर्क। चांदी अथवा बना एक पतली पतरा है और भारत बड़े देश है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश आदि में इसका उपयोग मिठाई और व्यंजनों को सजाने के लिए किया जाता है। चांदी को खाया जा सकता है, हालांकि यह पूर्णतः स्वादविहीन होता है। चांदी तत्वों का एक बड़ी मात्रा में सेवन अर्जरिया का कारण बन सकता है, लेकिन वर्क में इसका बहुत ही कम मात्रा होने के कारण शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं माना जा सकता। आप देख सकते हैं मिठाई को सजाने के लिए चांदी का उपयोग किया जाता है, पतली परत का। ये देखो इस इमेज में, इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद पार्ट है, चांदी का है, चांदी की परत है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी नस्ल गाय अधिक दूध देने वाली है? ऑप्शन ए जमुनापुरी, ऑप्शन बी मुर्रा, ऑप्शन सी होल्स्टीन, ऑप्शन डी कटियावाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होल्स्टीन। ये देख सकते हैं आप, होल्स्टीन ये गाय रहती है, ये प्रातः यूएसए अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका, हॉलैंड, ब्राज़ील, कनाडा में पाई जाती है। इसका ये उपयोग होता है। होल्स्टीन
यानी एचएफ गाय है दुनिया भर में इस गाय सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कहा जाता है। इसका शरीर काफ़ी बड़ा होता है, यह काले और सफ़ेद रंग की होती है। इसका वजन आमतौर पर 580 किलोग्राम का होता है। इस नस्ल का जन्म स्थान हॉलैंड है। यह दूध उत्पादन में सबसे अच्छी नस्ल है। यह गाय प्रतिदिन ब्याज में औसतन 5,500 से 6,500 किलो दूध देती है और दूध में 3.5 से लेकर 4% वसा की मात्रा होती है। हर रोज़ यह औसतन 25 लीटर दूध देती है। इस गाय की मिश्रित नस्ल रोज़ 10 से 15 लीटर दूध देती है। इस गाय का औसतन भार है 580 किलो होता है। आप देख सकते हैं होल्स्टीन गाय। क्वेश्चन नंबर 9, हृदयघात का कारण क्या है? ऑप्शन ए रक्त शर्करा है, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल है, ऑप्शन सी रक्त प्रोटीन है, ऑप्शन डी रक्त यूरिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल है। दिल के रोगी में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को एक प्रमुख कारक खतरा माना जाता है। मरीज के रक्त में अगर कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा वो रोग बढ़ने का, हार्ट अटैक का खतरा इतना ही ज़्यादा होगा। रक्त में जब बहुत मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है तो यह धमनी में जमा होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में मौजूद ऐसा सब्सटेंस है जिसका काम हेल्दी सेल्स का निर्माण करना है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में अधिक हो जाती है तो उसे कई कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने पर उसे लो कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन है साइंस के महत्वपूर्ण, भी ध्यान दीजिए। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है कितनी लीटर होती है? 5 से 6 लीटर रहती है। मानव रक्त यानी शरीर का मान पीएच मान क्या रहता है? 7.4 रहता है पीएच मान मानवीय रक्त का। रक्त को शुद्ध क्या करता है? रक्त को शुद्ध किडनी करती है यानी रुक्क। लाल रक्त कण का निर्माण होता है? लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना रहता है? लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन रहता है और श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन रहता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं? शरीर का ताप नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, वो मस्तिष्क में रहती है, बड़ी छोटी रहती है ग्रंथि। आगे दिखाऊंगा आपको। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर वो कहते हैं। सर्वकारी रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर ए भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोगी दर्पण है। ऑप्शन ए अवतल है, ऑप्शन बी उत्तल है, ऑप्शन सी समतल है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तल। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में करते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पणों को इसलिए में भी प्रार्थना दी जाती है क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन वो छोटा होता है। ये देखो, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर के डिफरेंस है। ये देखो, उत्तल, अवतल और समांतल मिरर। ये देखो इमेज क्या बन रही है कन्वेक्स मिरर की, कितनी दूर बन रही है बा, देख सकते हैं। और प्लेन मिरर की बा जैसी दिख रही है। और कनकेव की मिरर देखो इमेज। वन वे इसका कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का जो है इमेज फॉर्मेट कब होता है? पोजिशन ऑब्जेक्ट एट एफ, पोजिशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज हाईली एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हैं इमेज कैसे बनता है। कनकेव मिरर का रहता है हाईली इनलार्ज और रियल रहता है, और कन्वेक्स मिरर का रहता है हाईली डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, पानी में SO2 के घुलने पर बनने वाला अम्ल किसे कहते हैं? पानी में SO2 के घुलने पर बनने वाला अम्ल है, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऑप्शन बी सल्फ्यूरस अम्ल है, ऑप्शन सी सल्फोनिक अम्ल है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल को H2SO3 कहते हैं। ये देखो रासायनिक सूत्र H2SO3 इसे केवल एक जलीय घोल के रूप में जाना जाता है। यह इसे मुक्त रूप में अम्ल के रूप में नहीं हटाया जा सकता। यह पानी के ठंडा होने या बर्फ का ठंडा होने पर पानी के माध्यम से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस सल्फ्यूरस एसिड को पारित करके प्राप्त किया जाता है। यह बताता है कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध अभिकर्मक सल्फ्यूरस एसिड समाधान में 6% या अधिक की SO2 की सामग्री है। यह एक जलीय रहित गंधन वाला रंगीन है और पारदर्शी जलीय घोल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 है, यही डिफरेंस है। और सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग बता रहे, सल्फर डाइऑक्साइड के द्रव रूप का प्रतिचक्र रूप में क्या काम किया जाता है। इसके उपयोग विरंजक के रूप में पेपर उद्योग, ऊन उद्योग, रेशम की वस्तुओं में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के विरंजक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम एवं शर्करा के शोधन में उसका उपयोग किया जाता है। और ऑक्सीकारक के रूप में, अपचारक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में चीनी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दुनिया के सर्वाधिक 5 सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है। पहला वाला है नॉर्लक्स स्प्लेस्टर कॉम्प्लेक्स यानी रूस में, रशिया में है। क्रियल है, दक्षिण अफ्रीका में है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर है जागरोस है, ईरान में है। फोर्थ नंबर है राबिग है, सऊदी अरबिया में है। और 6 नंबर पे सिंगरौली है, भारत में है। क्वेश्चन नंबर 12 धड़कन यानी इम्पल्स है क्या रहती है। अदिश राशि रहती है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सदिश राशि रहती है। ऑप्शन सी न अदिश न सदिश। ऑप्शन डी कभी अदिश कभी सदिश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सदिश राशि। ये देखो सदिश राशि की अदिश राशि क्या डिफरेंस है। देखो सदिश राशि ये रहती है विस्थापन, वेग, त्वरण, तनाव, संवेग, कोणीय, भार, वजन, वेट, बल और घूर्णन। और अदिश राशि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, मात्रा, समय, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, आवर्ती, विद्युत विभव। और अदिश राशि और सदिश राशि क्या रहती है। जिन राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि। और सदिश राशि किसे कहते हैं। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिणाम तथा दिशा दोनों ही निहित रहती है उसे सदिश राशि कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है बी इज करेक्ट, सदिश राशि। ये देखो कुछ प्रमुख धातुएं जो वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल में प्रतीत होती है। इसकी ट्रिक देख लो, एग्जाम में काम आएंगे। ये देखो मैकेले सोप, मैकेले यानी मैग्नीशियम, के यानी कैल्शियम, ली यानी लिथियम, सो यानी सोडियम, यानी प यानी पोटेशियम। इसकी मैकेले सोप ये ट्रिक है। यह धातु है जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल में प्रतीत होती है, यानी जल बनता है। इससे ऑक्सीजन और ये धातु मिल से जल बनता है। 13 क्वेश्चन नंबर, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन ए मेंडुला ओब्लांगेटा। ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। ऑप्शन डी मध्य मस्तिष्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। ये देखो इस तस्वीर में देख सकते हैं आप, मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। और मध्य मस्तिष्क है, इतना बड़ा भाग है। और जो रेड कलर में अनुमस्तिष्क बोलते हैं उसको, मेरुरज्जु है, मेंडुला पिंक कलर का है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि वो ताप नियंत्रण करती है। मानव शरीर का ताप नियंत्रण वाली ग्रंथि कौन सी है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, वो छोटी रहती है। ये देखो देख सकते हैं आप ब्लू कलर की। कॉर्पस कैलम है और प्रमस्तिष्क बड़ा है इससे, यानी मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। ये देखो मस्तिष्क के सबसे ऊपर का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, हेमिस्फीयर कपाल में स्थित है। इसके पीछे के भाग के नीचे और अनुमस्तिष्क है। सेरेबलम के दो छोटे छोटे गोलार्ध जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इस आगे की ओर वह भाग है जिसको मध्य मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क बोलते हैं।
इससे नीचे को जाता है हुआ मेरुशीर्ष या मेंदूला ऑग्लापेटा है कहते हैं। प्रमस्तिष्क और मस्तिष्क झिल्लियों से ढके हुए जिनको तानिका कहते हैं। ये तीन दृढ़ तानिका है, जाली तानिका और मुँह तानिका सबसे बार वाली दृढ़ तानिका है। इनमें से बड़ी बड़ी शिरा रहती है जिनके द्वारा रक्त लौटता है। क्वेश्चन नंबर 14, बीसीजी टीका किसके संरक्षण देता है? ऑप्शन ए एम्फीसीमा, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी टीका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बीसीजी टीका निमोनिया को सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, बीसीजी टीका किससे संरक्षण देता है? ऑप्शन ए एम्फीसीमा, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बीसीजी टीका को संरक्षण देता है। ये देखो ट्यूबरकुलोसिस क्या रहता है, ये लंग पे इफेक्ट करता है। ये देखो टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव फेफड़ों में होता है। फेफड़ों के अलावा ये ब्रेन ट्यूमर, मुंह, लीवर, किडनी, गले आदि में टीबी इत्यादि में हो सकता है। बताते चलते हैं कि ये सबसे कॉमन फेफड़ों का टीबी जो कि हवा के जरिए एक दूसरे के इंसान में फैलता है। ये देख सकते हैं आप, ट्यूबरकुलोसिस ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है लेफ्ट लंग, राइट लंग, ब्रोंचियल से देख सकते हैं आप। इस सिम्टम्स से इसके फटीग है। इसके लक्षण क्या आते हैं? फटीग आता है, लॉस ऑफ एनर्जी है, चेस्ट पेन है, वीकनेस आता है, नाइट स्वेट्स है, फीवर आता है और कपिंग अप ब्लड आता है। इसका ट्रीटमेंट है मेडिसिन एंड वैक्सीन। बीसीजी टीका इसमें करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बल को परिभाषित करने वाला नियम है। ऑप्शन ए न्यूटन का गति का तीसरा नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला गति नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा गति का नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। बल को परिभाषित करने वाला कौन सा नियम है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल को परिभाषित करने वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये देखो बल एक सदिश राशि है जिससे किसी पिंड को वेग बदल सकता है। न्यूटन के गति के द्वितीय के अनुसार बल से परिवर्तन की दर से अनुपाती है। बल से त्रिविम पिंड का निरूपण या निर्गुण घूर्णन भी हो सकता है। यहाँ दाब बदलाव हो सकता है। जब बल में कोणीय वेग बदल होता है उसे बल आघूर्ण कहा जाता है। प्राचीन काल से ही लोग का बल का अध्ययन कर रहे हैं। आर्किमिडीज, अरस्तु कुछ की धारणाएं थी जो न्यूटन ने 17वीं सदी में गलत साबित की और 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके सापेक्षता सिद्धांत द्वारा बल की अवधारणा दी। ये देखो न्यूटन लॉ के गति के नियम है 3। फर्स्ट लॉ जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी कोई पदार्थ रेस्ट में रहेगा जिस अनलेस एक्ट ऑन बाय अनबैलेंस फोर्स, जब तक हम किसी और फोर्स नहीं लगाते, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो रेस्ट ही रहेगा। एन ऑब्जेक्ट इस मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन अनलेस एक्ट ऑन बाय अनबैलेंस फोर्स। जब हम इसमें मोशन डालेंगे, फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे तब ये मोशन में आएगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन है एक्सेलरेशन फोर्स के बारे में बताया, ये गति का दूसरा नियम है। और गति का तीसरा नियम है एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन है। इसका एग्जांपल है, ये देखो एग्जांपल, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
क्वेश्चन नंबर 16, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए धातु आयन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी लोहे के कारण, ऑप्शन डी क्लोरोफिल के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। आप देख सकते हैं क्लोरोफिल क्या रहते हैं, ये देखो इस इमेज में दिखा रहा है। क्लोरोफिल ऐसे हरित लवण क्या रहते हैं, हरित ग्रीन कलर के रहते हैं। इसमें मैग्नीशियम की का मात्रा अधिक रहती है क्लोरोफिल में। पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं? इसकी उपस्थिति के कारण ही पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल पूरे सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है। अंततः पत्तियों द्वारा संग्रहित ऊर्जा को पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं। पर्ण हरित लवण बोलते हैं क्लोरोफिल को। हरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, कंपाउंड है। यह वर्णक पत्तों के रंग हरे रंग का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कहते हैं। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। क्लोरोफिल एवं तथा क्लोरोफिल भी दो प्रकार के होते हैं। यह सभी स्वयंपोषी हरे पौधे में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के साथ साथ दो वर्णक है, कैरोटीन C14H56 यानी और जेथोफिल C14H56O2 भी पाए जाते हैं, पत्तों में पाए जाते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं आप क्लोरोफिल क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, घरेलू ईंधन में कोयले के कौन से प्रकार को प्राथमिकता दी जाती है? यानी घरेलू ईंधन में कोयले के कौन सा प्रकार यूज होता है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बिटुमिनस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिटुमिनस। बिटुमिनस ये घरेलू ईंधन में कोयले के प्राथमिकता दी जाती है, यूज होता है अच्छा तरह से। ये देख सकते हैं आप। लिग्नाइट यानी पीट बोलते हैं, ब्राउन कोल है, सब विटामिन्स कोल है, विटामिनस कोल है, सेमी एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट है। देख सकते हैं हम राइट से ले जाते समय क्लोरिक वैल्यू और पिक्स कार्बन की परसेंटेज बढ़ जाती है और लेफ्ट जाते समय मॉइस्चर वैलेटर ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ जाती है। हाई कैलोरी वैल्यू एंथ्रासाइट की रहती है। सबसे उच्चतम कोटि वाला कोयला होगा तो एंथ्रासाइट बोलते हैं। इसकी हाई कैलोरी वैल्यू रहती है, पिक्स कार्बन कंटेंट रहता है। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला रहता है लिग्नाइट एंड पिट कोयला बोलते हैं उसे। उसमें मॉइस्चर रहता है, वैलेटर रहता है और ऑक्सीजन रहता है। ये देखो एंथ्रासाइट ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94 से लेकर 98% तक रहती है। ये कोयला मजबूत चमकदार काला होता है। इसका प्रयोग घरों तथा व्यवसाय में स्पेस हीटिंग के लिए किया जाता है। सेकंड नंबर आता है बुटामिनस कोयला। ये अच्छी गुणवत्ता माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 78 से लेकर 86% होती है। ये एक ठोस औषधि तत्वों में पाया जाता है। यह काली या गहरी भूरी रंग की होती है। इस प्रकार का कोयले का उपयोग भाप तथा विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में होता है। इस कोयले से कोक का निर्माण किया जाता है यानी थर्मल पावर स्टेशन में इसका यूज़ होता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन में कोयले का यूज़ होता है, ब्यूटेन कोयले का। और थर्ड नंबर आता है लिग्नाइट। यह कोयले भूरे रंग का होता है तथा यह स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 28 से लेकर 30% तक होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और 4 नंबर है पिट कोयला। यह कोयले के निर्माण से पहले अवस्था होती है। इसमें कार्बन की मात्रा कम हो रहती है यानी 27% से भी कम हो रहती है तथा यह कोयला स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक है। ये देखो 4 ही प्रकार के कोयले इधर बता दिए। क्वेश्चन नंबर 18, गर्म पानी की बोतल में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये इसकी विशिष्ट ऊष्मा निम्न होती है, बी इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, सी यह सस्ता होता है, डी यह आसानी से मिलता है। इसका सही आंसर होगा इसकी उच्च विशिष्टता में हाई हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहती है इसकी। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन हिंदी। ये एक मीनिंग डेफिनेशन है। एक पदार्थ एक इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कही जाती है। यदि Q मात्रा की ऊष्मा m द्रव्यमान पदार्थों का ताप डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर बढ़ाता है तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कहा जाता है। ये देखो इसका फार्मूला है Q यानी हीट एडेड इज इक्वल टू क्या रहता है CM डेल्टा T, यानी C यानी स्पेसिफिक हीट है, M यानी मास है, डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर रहता है। और लाइक क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, और एंजाइम को प्रोटीन बोलते हैं। लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय कितना होता है? 4 कोष्ठीय होता है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी रहती है? 46। और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में अमीनो अम्ल संख्या 20 है, यानी 10 तो हमारी बॉडी बनाती है और 10 हम बाहर से लाते हैं मेडिसिन खा के। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1 से 1/2 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, किसके कारण देता है? यूरिया के कारण देता है मूत्र दुर्गंध। मानव मूत्र यानी अम्लीय का पीएच मान कितना रहता है? 6 रहता है। और रक्त का पीएच मान कितना रहता है? 7.4 रहता है। शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है, और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन रहता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? दांतों और हड्डियों के आवश्यक तत्व में कैल्शियम और फास्फोरस रहता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ही वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू के नाम से जाने जाते हैं। यह एक विशेष समूह वायरस के कारण होता है। मानव समुदाय में होने के कारण संक्रामक रोग है, वायरल इन्फेक्शन। इसकी सूरत खांसी, जुकाम और हल्की बुखार के साथ हुई है। ध्यान न दिया जाए तो यह बीमारी घातक के रूप में धारण कर सकती है। ये देखते हैं आप बैक्टीरिया और वायरस का डिफरेंस। बैक्टीरिया क्या रहता है और वायरस क्या रहता है? ये देखो, न्यूक्लियर प्रोटीन रहते हैं, इसमें आरएनए, वायरस में आरएनए रहते हैं। कैप्सिड रहता है, लिपिड एनवेलोप रहता है, न्यूरोमिनी स्लैब रहता है, और हेमाग्लूटिन रहता है। और इसमें बैक्टीरिया में क्या रहते हैं? ये देखो, बैक्सील फ्लक्स रहता है, डीएनए रहता है इसमें, डीएक्सोराइबो, और ग्रेप्टोन रहता है, सेल वॉल रहते हैं, इसमें पील रहते हैं। ये देखो आप अच्छी तरह इस इमेज में दिखाया है कि बैक्टीरिया और वायरस कैसे दिखते हैं। कोरोना वायरस इसी तरह दिखता है। ये देखो अच्छी तरह डिफरेंस है। बैक्टीरिया वायरस का डिफरेंस है, इसमें न्यूक्लियस कैसे रहता है? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं रहता, और वायरस में रहता है, और इसमें सेल भी नहीं रहते। रिप्रोडक्शन कैसे रहता है? बैक्टीरिया में फ्यूजन से रहता है, कंजक्शन और स्पोर फॉर्मेशन रहता है, और वायरस में डिपेंडेंट ऑन होस्ट सेल मशीनरी से रहता है। इन कैन काउज डिसीज, इसमें रोग होने की शक्यता है क्या? इसमें यह दोनों में रहता है, बैक्टीरिया भी रोगी हो सकता है और वायरस भी रोगी हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं आप। स्ट्रक्चर कैसा रहता है इसमें बैक्टीरिया का? डीएनए तथा आरएनए फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म रहता है, सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन वॉल में रहते हैं। और वायरस का रहते हैं डीएनए आरएनए इनको विद इन प्रोटीन में रहते हैं, कोटेड प्रोटीन में। लिविंग एंट्रोबोट, इसमें है बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, जीवित रहता है, और वायरस नॉन लिविंग रहते हैं। इन्फेक्शन कैसे रहता है बैक्टीरिया का लोकलाइज विशिष्ट क्षेत्र को पकड़ता ही है, और वायरस है सिस्टमेटिक रहता है।
बेनिफिशियल क्या है, सम बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है उसको, सम कुछ बैक्टीरिया का विटामिन में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है, प्रोडक्शन में होता है इसका उपयोग, और वायरस का तो कुछ भी होता नहीं है, नॉट बेनिफिशियल। हाउ ट्रीटेड, हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसमें, इसमें एंटीबायोटिक्स लेकर ट्रीट कर सकते हैं, और इसमें एंटीवायरस लो और वैक्सीन प्रिवेंट कर सकते हैं वायरस को। ऑफ सेल कैसे रहते हैं, इसकी यूनिसेलर रहते हैं, एक पेशी रहता है, और इसकी वायरस की कैसी रहती है, नॉन लिविंग, नो सेल रहते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त की कृत्रिम शुद्धि कहाँ की जाती है। ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी होमोलिसिस, ऑप्शन ई कॉस्मोसिस, ऑप्शन डी पैरालिसिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डायलिसिस। तो जानते हैं डायलिसिस क्या रहता है। ये देखो चित्र अपवहन यानी डायलिसिस बोलते हैं, कृत्रिम रूप में किया जाता है। ये देख सकते हैं आप कैसे रक्त आता है हमारे शरीर से, धमनियों से पंप किया जाता है, पंप का मार्कर देख सकते हैं आप, और यह चयनित पारगमन झिल्लिका नहीं बनी नलिका में जाता है, और इसमें अपवन द्रव हीमोडाइलाइजर करते हैं। इसमें अपवन के बाद यह विलय यूरिया तथा अतिरिक्त लवण निकाल लेता है रक्त से, रक्त से अति लवण या यूरिया निकाल लेता है। इसके बाद जो अच्छा रक्त रहता है इसमें अपवन के लिए ताज़ा विलय रक्त के लिए में ऐड करते हैं। इसके बाद उपरन से शिरा को मार्ग में वापस चला जाता है, यानी रक्त में लवण या यूरिया निकाल लेती है, और अच्छा उपवन के ताज़ा लिए विलयन देते हैं। अपवन डायलिसिस एक रक्त शोधन की क्रिया है, कृत्रिम विधि से की जाती है। यह डायलिसिस की प्रक्रिया जो तब अपनाई जाती है जब किसी व्यक्ति को रुक यानी गुर्दे से सही काम नहीं कर सकता है। गुर्दे से जुड़े रोगों को लंबे समय से, मधुमेह के रोगों, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से सभी बिना रीढ़ वाले इनवर्टिब्रेट है शिवाय किसके है। ए स्नेल के, बी क्रंच के, सी प्रॉच के, डी फिश के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फिश के, यानी निम्नलिखित से सभी बिना रीढ़ वाले इनवर्टे है, म्हणजे फिश को ये देख सकते हैं आप, फिश इनवर्टिबल एंड वर्टिबल। ये आए वर्टिबल में फिश आती है, इनवर्टिबल में फिश आती है। फिश को रीढ़ की हड्डी रहती है फिश में, और इसमें स्नेल, क्रेच और पॉज में हड्डी नहीं रहती है रीढ़ की। इस फिगर में देख सकते हैं आप वर्टिबल एंड इनवर्टिबल्स। बर्ड्स, फिश है, रेप्टाइल्स है, एमेफिलस है, मैमल्स है, और इनवर्टिब्रेट में क्या है, स्फिंक्स है, स्किन है, फ्लाईबल है, स्टारफिश है, एंथ्रोपोडा है। ये देखो अकशेरु एक रीढ़ यानी बोनी कंकाल के बिना जानवर है। ये आकार में सूक्ष्म कण से लेकर लगभग अदृश्य मक्खियों से लेकर फुटबॉल बॉल आकार की आंखों वाली विशाल स्क्विड तक है। यह जानवर के साम्राज्य में अब तक का सबसे बड़ा समूह है। सभी जानवरों में 97% प्रतिशत अकशेरुकी है। क्वेश्चन नंबर 22, डेंगू संक्रमित किसके द्वारा किया जाता है। डेंगू संक्रमित होता है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए कुलेक्स, ऑप्शन डी नर एनोफिलीज, ऑप्शन सी मादा एंडीज, ऑप्शन डी मादा एनोफिलीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मादा एंडीज। देख सकते हैं आप डेंगू का मच्छर कैसा रहता है। ये देखो इसमें इसकी पीछ सफ़ेद यानी सफ़ेद ब्लैक रहते हैं। ये देखो इसकी पूंछ में इसकी पैर भी सफ़ेद ब्लैक रहते हैं। ऐसा दिखता है डेंगू का। मादा एंडीज बोलते हैं इसको। और जो मादा एनोफिलीज है वो मलेरिया को प्रभावित करती है। ये भी क्वेश्चन बनता है। डेंगू वायरस अधिकतर एंडीज मच्छरों द्वारा संचालित किया जाता है। होता है विशेष रूप से एंडीज आइजेप्टी प्रकार के मच्छर से है। ये मच्छर आमतौर पर 350 उत्तर तथा 350 दक्षिण अक्षांश पर
1000 मीटर से कम ऊंचाई पर होते हैं। यह अधिकतर दिन के समय काटते हैं। इनके एक बार काटने से भी मानव संक्रमित हो सकता है। ये देखो क्वेश्चन और विज्ञान के। सर्वग्राही रक्त समूह है AB। रक्तचाप मापने का यंत्र किसे कहा जाता है? सिग्मोमैनोमीटर से यंत्र का मापा जाता है। ब्लड बैंक कहलाते हैं। ब्लड बैंक किसे कहलाते हैं? प्लिया को, स्प्लीन को। भोजन का पाचन आरंभ होता है मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत से होता है। पित्त यानी बाइल स्रावित होता है यकृत में द्वारा स्रावित होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, लीवर में रहता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर यानी लीवर रहती है। सबसे छोटी ग्रंथि मानी मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, वो मस्तिष्क में रहती है। मनुष्य में फसलियाँ पाई जाती है। मनुष्य में फसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी की। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी क्वेश्चन है। सेब में होता है, सेब में क्या होता है? मैलिक एसिड होता रहता है सेब में। अंगूर में क्या रहता है? अंगूर में टार्टरिक एसिड रहता है। सोडा वाटर में क्या रहता है? कार्बोनिक एसिड रहता है। आतिशबाजी में हरा रंग क्यों होता है? आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। खाना बनाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है? खाना बनाने वाली एलपीजी गैस में प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन रहता है। पीतल में कौन सी धातु का मिश्रण होता है? पीतल में जस्ता और तांबा का होता है, कॉपर एंड जिंक का। कांसा में किस धातु का मिश्रण होता है? कांसा में टीन और तांबा का धातु का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील में मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील में किसका मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, कार्बन, निकल का मिश्रण होता है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है। प्रेशर कुकर में भोजन, क्योंकि वह वायुदाब में वृद्धि किसे बढ़ा देता है? क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वो क्वथनांक को बढ़ा देता है। मच्छरों को भगाने में इस्तेमाल किया जाने वाला युक्तियों से कौन सी गैस विसर्जित होती है? मच्छरों को भगाने में इस्तेमाल की जाने वाली युक्तियों में गैस है एलिथ्रिन बोलते हैं। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन है सबसे भारी गैस, वो नोबेल गैस कहते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध गैस कौन सी है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपलब्ध गैस है हाइड्रोजन। शुष्क गैस के नाम से कौन सी क्या जाना जाता है? शुष्क गैस के नाम से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जाना जाता है। बंद कमरे में कोयले की अंगूठी जलने पर उसमें सोए व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखो, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? ए 81.1 डिग्री सेल्सियस, बी 36.9 डिग्री सेल्सियस, सी 98.6 डिग्री सेल्सियस, डी 21.7 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 36.9 डिग्री सेल्सियस। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान है 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर के औसत सामान्य तापमान को आमतौर पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस के रूप में स्वीकार किया जाता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सामान्य शरीर के तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला हो सकती है। 97 डिग्री फ़ारेनहाइट 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.2 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से यानी 38 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अधिकतर बार आपको संक्रमण या बीमारी के कारण बुखार हो सकता है। तो सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान है 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी हेलाइट, ऑप्शन सी पायराइट, ऑप्शन डी कैल्साइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, हेलाइट। नमक कॉमन सॉल्ट साधारणतः भोजन में प्रयुक्त होने वाला नमक का बोध होता है। रासायनिक दृष्टि से यह सोडियम क्लोराइड जिसका क्रिस्टल पारदर्शी व घनाकार होता है। शुद्ध नमक रंगीन होता है किंतु लौह अपद्रव के
अपद्रव के कारण इसका रंग पीला या लाल हो जाता है। समुद्री खारेपन के लिए इसके मुख्यतः सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। भूमिकी यानी जियोलॉजी में लवण को हेलाइट कहते हैं। नमक के प्रकार कितने? साल्ट्स, सेंधा नमक, सोडियम क्लोराइड, बहुत से नमक है, रॉक सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 25, प्रमुख आविष्कारों एवं आविष्कारक। आविष्कारक है। क्वांटम सिद्धांत का आविष्कारक किसने किया था? मैक्स प्लैंक ने। कैलकुलेटर का बी पास्कल ने। क्लोरोफॉर्म का किसने किया था? जेम्स के हैरिसन ने। टेलीग्राफ का किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। टेलीविजन का जेएल बेयर ने किया था। टेलीविजन का किसने किया था? ग्राम बेल ने किया था। और टेलीस्कोप का गैलीलियो ने किया था। ट्रांजिस्टर का किसने किया था? विलियम शाल्क ने किया था। डायनामो का माइकल फैराडे ने किया था। पेनिसिलिन का किसने किया था? ए फ्लेमिंग ने किया था आविष्कार। और परमाणु बम का किसने था? ऑट्टो हॉर्न ने किया था। रेडियो एक्टिविटी का किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। रेडियम का किसने किया था? रेडियम का मैडम कुरी ने किया था। रेडियो का किसने किया था? रेडियो का मार्कोनी ने किया था आविष्कार। और रक्त परिवहन विलियम हार्वे ने किया था। भाप इंजन यानी किसने किया था? भाप इंजन का जेम्स वाट ने किया था। रडार का किसने किया था? रडार का टेलर एन यंग ने किया था। गन पाउडर किसने किया था? गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। छपाई कला किसने किया था? छपाई कला गुटेनबर्ग ने की थी। हवाई जहाज किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, राइट बंधु ने। एक्सरे किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोंटजन ने किया था। हाइड्रोजन किसने किया था? हाइड्रोजन केवेडिश ने, जॉन केवेडिश ने किया था। इलेक्ट्रॉन किसने किया था? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने किया था। ये रहे प्रमुख आविष्कार, उसके आविष्कारक। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था? प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक। नाभिक का रुदरफोर्ड। परमाणु संख्या का किसने किया था? मोस्ले, हेनरी मोस्ले ने। परमाणु सिद्धांत का किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। बैरोमीटर का किसने किया था? बैरोमीटर टोरी सेले ने किया था। आवर्त सारणी का नियम किसने किया था? आवर्त सारणी का नियम मेडलिफ ने किया था। ग्रेगरी और मेडलिफ ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया था? सापेक्षता सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। माइक्रोस्कोप का आविष्कार जॉन सॉन ने किया था। रक्त परिवर्तन का लैंस स्टेनर ने किया था। इंसुलिन का बेंडिंग ने किया था। पोलियो के टीके का कौन किया था? पोलियो के टीके का जॉन ई साल्क ने किया था। बेतार कतार का मार्कोनी ने किया था। जेट इंजन का किसने किया था? जेट इंजन का फ्रैंक हीटर ने किया था। रडार का अल्बर्ट टेलर ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस का किसने था? जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। माइक्रोस्कोप को जॉनसन ने किया था। और प्रेशर कुकर किसने किया था? प्रेशर कुकर का डेनिस पेपिन ने किया था। कॉस्मिक किरणें किसने किया था? कॉस्मिक किरणें का आविष्कार विक्टर हेस ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? हेंस लेपोरसी ने किया था। एसी मोटर का किसने किया था? एसी मोटर का निकोला टेस्ला ने किया था। और क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन हैरिसन ने किया था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन हम लाने वाले हैं पार्ट नंबर 3 से। ये पार्ट नंबर 2 है। कृपया लाइक करें। हमारा चैनल AK स्टडी 365 को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।